नमस्कार। आपकी और मेरी घड़ी में रात के 9 बज गए। मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज आपको देश की संसद में सबसे बड़ी हलचल का अपडेट देना जा रहा हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की पहचान से जुटे बिल पर क्यों मचा है बवाल। आपके स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें नजर आने वाली हैं और इन तस्वीरों में दर्ज है वो खबरें जिनमें मेरे राष्ट्र के लोगों का सीधा नाता है। मोदी के मिशन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज वाले पड़ाव की अहमियत में आपको समझाऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वोट में खोट पर सबसे बड़ी चोट क्या है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मथुरा मथुरा क्यों गूंज रहा है। मैं विपक्ष के लद्दाख वाले एजेंडे के मायने भी आपको समझाऊंगा और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से ये बहुत कुछ बयां कर रही हैं। यानी मिशन प्रयागराज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं। आधार वोटर कार्ड से लिंक हो चुका है और अब मथुरा की तैयारी है। ओमिक्रॉन से सहमा बाजार और लद्दाख की समझ पर सवाल। यानी ये जो 5 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज की सबसे बड़ी खबर है, देश की सबसे बड़ी खबर है, राष्ट्र की सबसे बड़ी खबर है। मैं सरफराज सैफी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपकी आवाज हर दिन यूं ही बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज, राष्ट्र की आवाज। चुनाव सुधारों की बात करें तो सालों से उठती रही है। अब मोदी सरकार ने चुनाव सुधार का बिल लाया तो विपक्ष हंगामे पर उतारू हो गया। वोटरों की पहचान को लेकर लोकसभा ने बिल पास किया तो विपक्ष हंगामे पर उतारू हो गया। वोटरों के घालमेल वाले खेल को खत्म करने वाला बिल अब राज्यसभा में पेश होने वाला है तो विपक्ष विरोध का मोर्चा लगातार खोले बैठा है। मैं सरफराज सैफी देश के 130 करोड़ भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, चुनाव में बोगस वोटिंग पर लगाम कसने वाले बिल का विरोध क्यों? क्या चुनावी फायदे के लिए देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ जारी रखना चाहिए? क्या फर्जी वोटरों को बचाने के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने का विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष? मैं यह भी पूछना चाहता हूं, आखिर फर्जी वोटर्स का रहनुमा कौन है? आखिर फर्जी वोटर के पीछे कौन खड़ा है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनाव सुधार बिल किसी वोटर का हक छीनने के लिए नहीं लाया जा रहा है। यह इसलिए लाया जा रहा है ताकि मतदाताओं को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए नए बिल में देश के चुनाव की हर तस्वीर बदलेगी। आपकी मेरी तकदीर बदलेगी, हिंदुस्तान के वोटर की तकदीर बदलेगी। Introduction the fundamental right of privacy has been enunciated by the Supreme Court. It will lead. I request other members to go back to their seat. House order में लेके आइए। अपनी सीट पर वापस जाइए। लोकसभा में हो रहा ये हंगामा ना तो किसी नेता की विवादित टिप्पणी पर हो रहा है और ना ही किसी ऐसे मुद्दे पर जिससे जनता का भला हो रहा है। बावजूद इसके विपक्षी दल सदन में हंगामे पर उतारू है। अगले साल के शुरुआती 6 महीने में 5 राज्यों में जनता अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करने जा रही है। इससे पहले मोदी सरकार ने
भारी हंगामे के बीच नया चुनाव सुधार बिल लोकसभा में पास करा दिया है। होना चाहिए ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पेश किया है, जिसका विपक्ष ने भारी विरोध किया। बावजूद इसके दोपहर होते होते आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक करने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया। करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। बिल पास होने के बाद भी लोकसभा में खूब हंगामा हुआ, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ गई। नए चुनाव सुधार बिल के पीछे सरकार की दलील है कि इसके जरिए एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखने वालों पर रोक लग सकेगी। इसके अलावा फर्जी मतदाताओं पर शिकंजा भी नए बिल से किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि वोटर लिस्ट की तमाम गड़बड़ियों को भी नए बिल से दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक साल में 4 बार वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सकेगा, जबकि अभी केवल हर साल की पहली तारीख को ही वोटर लिस्ट अपडेट करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये होगा कि अगर साल के बीच में कोई शख्स 18 साल का हो जाता है तो उसको वोटर कार्ड हासिल करने के लिए अगले साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। साथ साथ सर इसमें लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस काम के माध्यम से आधार को इलेक्टोरल में लिंक करने से ये स्टेट का बिल्कुल इंटरेस्ट है। और सर फाइनली टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं, इसलिए ये बिल को पूरे एकजुट से समर्थन करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। चुनाव सुधार पर कई बार सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है। विभिन्न अदालतों ने की है, विभिन्न दलों ने की है, विभिन्न दलों ने घोषणा पत्रों में भी ये डाला है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था सुधार होना चाहिए, अपराधीकरण नहीं होना चाहिए राजनीति में, उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, बोगस वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बूथ कैप्चरिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है लेकिन वो लोग फिर भी उसको कैप्चर कर जाते हैं। तो ये लोकतंत्र के हित में है और इसका जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं जिनको इस बात का भय सता रहा है कि अगर ये बिल आ जाएगा तो हमारा बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चुनाव सुधार बिल पर सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने पर निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का दावा है कि आधार कार्ड से वोटर कार्ड जोड़ने से केवल और केवल आम आदमी की दिक्कतें बढ़ेंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। We are forgetting that Aadhaar was only meant to be a proof of residence. It is not a proof of citizenship. In our country, only citizens are allowed to vote, sir. So if you are in a position where you are asking Aadhaar for voters, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship. And therefore, you are potentially giving the vote to non-citizens. ये जल्दबाजी देखने से ही पता चलता है कि इनकी इरादा में कोई नापाक चीज है। और मुझे लगता है यूपी चुनाव के मद्देनजर बहुत सारे लोगों को चुनावी अधिकार को हनन किया जाएगा। ये बिल की इस ढंग से इस तत्परता के साथ सदन में, इस हड़बड़ी के साथ सदन में लाने के पीछे यही एक मकसद जरूर है। चुनाव सुधार बिल के विरोध में कांग्रेस को ओवैसी का साथ भी मिल गया। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी मानते हैं कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने पर राइट टू प्राइवेसी में सीधा साधा दखल होगा। आधार को वोटर आईडी से जोड़ रहे हैं तो आप तो इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पर, ऑटोनॉमी पर सवाल उठा रहे हैं कि ये अगर बिल कानून बनेगा तो कल मोदी सरकार इस कानून के जरिए वोटर्स को सप्रेस करेगी, डिसएनफ्रेंचाइज करेगी, उनका वोटर प्रोफाइल बनाएगी
और डिस्क्रिमिनेट करेगी बेनिफिशियरीज जो गवर्नमेंट स्कीम के होते हैं। इस सरकार को आदत पड़ गई है कि लोगों से बिना चर्चा किए हुए, बिना चर्चा कराए हुए बिल लाओ और पास कराओ। किसान बिल देखा आपने, 3 बिल लेकर आई है, पूरे देश में विरोध हुआ, फिर वापस गया। ऐसे अनेकों बिलों का बहुत विरोध हो रहा है। चुनाव सुधार बिल पे भी पहले विपक्षी दलों से बैठ के व्यापक चर्चा करनी चाहिए। व्यापक चर्चा करके अगर कोई सुधार आवश्यक है तो सुधार आने चाहिए जरूर, परंतु व्यापक चर्चा के साथ अगर बीजेपी अपना मैनिफेस्टो चुनाव सुधार के लिए लागू करेगी तो वो बर्दाश्त के नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वोटर बैंक को साधने के लिए हर पार्टी हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है और इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो गई है। चुनाव सुधार बिल के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने भी कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। सर, मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिल के आने से जो एक अधिकार लोगों को वोट देने का दिया गया है उसका हनन हो रहा है। क्योंकि आधार को पुट्टू स्वामी के प्रोपोर्शनैलिटी जजमेंट को अगर देखते हुए देखा जाए तो उसको लिंक करने में ये कहीं सर इससे दलित, शोषित, पीड़ित लोगों का जो है वोटों का हनन होगा, उन लोगों को अधिकारों का हनन होगा और आधार का इससे लिंकेज करके उनके वोट किधर जा रहे हैं, जो उनका एक गुप्त अधिकार होता है वोट देने का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। आधार कार्ड से वोटर कार्ड जोड़ने पर यह बात तो सही है कि फर्जी मतदाताओं पर नकेल कसने में मदद मिलेगी और यही बात बीजेपी की धुर विरोधी टीएमसी को भी इस बिल में पसंद आ रही है। ज्यादातर मुद्दों पर टीएमसी की राय मोदी सरकार से जुदा ही नजर आती है, लेकिन चुनाव सुधार बिल पर टीएमसी ने पूरे देश को चौंका दिया। टीएमसी ने चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 का संसद में समर्थन किया है। सरकार और विरोधी दल चुनाव सुधार बिल पर क्या सोचते हैं ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इस बिल पर सबसे ज्यादा फर्क जिन आम लोगों पर पड़ेगा उनकी इस बिल पर क्या राय है ये भी सुन लीजिए। सभा में बिल पास हो गया है, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इसको, इस फैसले को कैसे देखते हैं? पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। इस चीज़ के लिए पॉजिटिव साइड से देखा जा रहा है और सही भी किया, क्योंकि आजकल जैसे देख रहे हैं आधार कार्ड किसी भी बैंक से हो गया, किसी भी चीज़ से हमें यूज़ करना तो उसको देखा जाता है कि आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, और सभी इतना कैरी नहीं करते कि हर जगह अपना इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड जो होता है उसको कैरी कर पाते हैं। तो बेटर क्या है कि आधार कार्ड को उसमें अगर लिंक कर दिया तो दोनों में एक चीज़ को कैरी करना होगा और उसको अपना हर जगह लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही आइडिया है, ये बिल्कुल अच्छा कर रहा है गवर्नमेंट ने। इसका फ़ायदा ये है कि जो फर्जी वोट डलते थे या फिर ये जो आप अपोजिशन को भी ले लीजिए, बोलते थे कि फर्जी वोटिंग हुई है, इससे ये पता चल जाएगा कि कहाँ फर्जी वोटिंग हुई है और हुई है तो कैसे हुई है। मेरे ख्याल से तो अच्छा फैसला है, क्योंकि जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो लोग कई बार 2-2 बनवा लेते हैं, तो उस वजह से धांधली हो जाती है। 2 स्टेट में जाकर के लोग वो दे देते हैं, वोट कर देते हैं। और आधार कार्ड लिंक करने से ये होगा कि आधार कार्ड क्योंकि एक पर्सन का एक ही हो सकता है, तो उस केस में फिर एक ही वोट डलेगा, तो वो अच्छी चीज़ है। फिर है पीछे जो प्रोसेस होता है उसको ऑर्गेनाइज करने का वो कौन सी कंपनी कर रही है, क्या वो जो प्रोसेस हो रहा है उसके जो SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो ठीक ढंग से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनावी समर में मुद्दों की सियासत तो समझ में आती है, लेकिन जिस बिल में फर्जी मतदाताओं पर नकेल कसनी और वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ झाली भी काफी हद तक खत्म हो जाएंगे, उसका विरोध क्यों हो रहा है ये समझ से परे है। जबकि विपक्ष निजता के उल्लंघन के नाम पर सियासी बवाल काट रहा है। खैर, सियासी दलालों की सियासत अपनी जगह है, लेकिन कौन सा मुद्दा देश हित में है और कौन सा देश विरोधी, ये पब्लिक से छुपा थोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देश की संसद में नहीं थम रहा सांसदों के निलंबन के मुद्दे का विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। चुनाव सुधार बिल पर संसद में हंगामा जारी है। विपक्ष हर दिन हंगामे के लिए नए नए मुद्दे तलाश रहा है। मैं सरफराज सैफी कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी जी से यह पूछना चाहता हूं, चुनाव सुधार पर कांग्रेस सांसद आखिर हंगामा क्यों कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से यह पूछना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन की चुनौतियों पर
चर्चा के बीच लद्दाख का एजेंडा आखिर कौन चला रहा है? वोटर कार्ड से जुड़े मसले पर चर्चा के बीच लद्दाख का एजेंडा आखिर कौन चला रहा है, कौन उठा रहा है? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लद्दाख में विकास की नए बयार लगातार बह रही है। यह तस्वीर आखिर किसको पसंद नहीं आ रही है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राजनीति का नया मोर्चा आखिर क्यों खोल रही है कांग्रेस? क्यों विवादों को जिंदा रखने की कोशिश में जुट रही है कांग्रेस पार्टी? मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मेरे देश के 130 करोड़ भाई बहन विकास की राजनीति चाहते हैं, देश को जोड़ने की राजनीति पसंद करते हैं, देश के नक्शे को एकजुट रखने की राजनीति पसंद करते हैं। तो आखिर दिक्कत कहां है? बाकी कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद में हंगामा जारी है। सांसदों के निलंबन का मुद्दा लगातार संसद के कामकाज को बाधित कर रहा है। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जिन सांसदों ने संसद की मर्यादा का मान नहीं रखा, संसद का अपमान किया, तभी राज्यसभा के सभापति ने उन्हें दंडित किया, उन्हें निलंबित किया। लेकिन विपक्षी सांसदों की जिद ऐसी, माफी मांगने तक को तैयार नहीं, बातचीत तक के लिए तैयार नहीं। संसद की हर कार्यवाही को बाधित कर रहा है विपक्ष। हर महत्वपूर्ण चर्चा को बाधित कर रहा है विपक्ष। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस सियासी शोर के बीच जहां चुनाव सुधार संबंधी विधेयक पर लोकसभा में चर्चा होती रही, विपक्ष की तरफ से शोर शराबा जारी रहा। ऐसे महत्वपूर्ण बिल जिसके तहत आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने की तैयारी चल रही है, उस पर गंभीर चर्चा करने की जगह विपक्षी सांसद विरोध करते रहे। और तो और ओमिक्रॉन के खतरे जैसे देश की सबसे बड़ी चिंता पर भी विपक्ष गंभीर नहीं दिख रहा। देश हित के ऐसे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीरता दिखाने की बजाय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को लोकसभा में लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाए जाने के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश करते दिखे। सीमावर्ती क्षेत्रों में पारंपरिक चारागाह भूमि पर चरागाहों के निर्बाध पहुंच का मुद्दा उठाते दिखे। आज मैंने पार्लियामेंट हाउस में लद्दाख के बारे में एडजर्नमेंट मोशन रखा था, उनकी स्टेटहुड के बारे में। वहाँ पे काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी दर्द है। हम इसको यहाँ उठाना चाहते थे, मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। बताइए राहुल, विपक्ष जो है हम लद्दाख की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और जो आपका मुद्दा है उसको हम उठाएंगे, और जो आपकी लड़ाई है एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। राहुल के इस अप्रोच पर एक बार फिर उन पर देश को गुमराह करने के आरोप लगने लगे। वास्तविक गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के आरोप लगाने लगे। देखिए, जो राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं और वो विपक्ष के नेता के लिहाज से उनको देश में जो आज की ज़रूरत के हिसाब से उनको देखना चाहिए कि जिस तरह से पिछले 2 साल में कोविड-19 की वैश्विक महामारी पूरी दुनिया और देश में है, अगर वो उस पर चर्चा करें या ऐसे मुद्दों पर चर्चा करें सार्थक, जिस पे कि देश के लोगों का भला हो और विपक्ष की एक सही मायने में वो भूमिका अपनी निभा सके। वो इधर उधर की बात करते हैं, जहाँ जिस मुद्दे में कोई बात नहीं है, कोई जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है, उनको जो जिस तरह से वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आज़ादी के इतने साल से जम्मू कश्मीर वासियों को, लद्दाख वालों को जो एक नागरिकता या उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, वो तो देश की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। धारा 370 और 35 से हटा कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी का जो चर्चा का जो मुद्दा है वो निरर्थक है।
आधार कार्ड और ओमिक्रॉन जैसे मुद्दे राहुल की लिस्ट में नहीं दिखते। वे चाहते हैं कि संसद के तमाम कामों को रोककर लद्दाख पर तुरंत चर्चा करवाई जाए। इसी वजह से केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने संसद की कार्यवाही स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देने का नोटिस दिया। अपने नोटिस में राहुल गांधी ने कहा कि वे लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों सहित हितधारकों के साथ एक समिति गठित करने के मामले पर चर्चा करना चाहते हैं ताकि उनकी मांगों पर विचार किया जा सके। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में पारंपरिक चारागाह भूमि तक निर्बाध पहुंच का मुद्दा भी उठाया। ऐसे समय में जब देश कोरोना के नए वेरिएंट की चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इन विषयों पर ध्यान देने की बजाय, गंभीर चर्चा की बजाय राहुल गांधी चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव लाकर लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने पर बात की जाए। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा की जाए। एक ऐसा विषय जो अभी अभी सामने आया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने की लद्दाख की पुरानी मांग पूरी हो चुकी है। सरकार ने इसे साल 2019 में पूरा कर दिया है। सरकार ने संसद में एक कानून पारित करने के बाद 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब नए हालातों में नई मांगों के साथ वहां के कुछ नए संगठन सामने आए हैं। उन्होंने 13 दिसंबर को लद्दाख बंद का भी आह्वान किया। वहां का कामकाज बिल्कुल ठप कर दिया। पीपुल्स मूवमेंट के लेह स्थित शीर्ष निकास और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए ने संयुक्त रूप से बंद का आह्वान किया। उनकी मुख्य मांग लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की ही है। इसके अलावा 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट की डिमांड और बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए 10 से 12,000 रीतियों को भरने की मांग भी शामिल रही। लद्दाख के लोगों की इन मांगों को देखें तो ये स्पष्ट तौर पर स्थानीय मुद्दे लगते हैं। इन पर बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए संसद का स्थगन प्रस्ताव कहां तक उचित है। आइए समझते हैं संसद के स्थगन प्रस्ताव का क्या मतलब होता है। हाल के किसी ऐसे अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। संसद का ध्यान आकर्षित करना। मुद्दा इतना गंभीर होना चाहिए जिसका समूचे देश पर और देश की सुरक्षा पर कुप्रभाव पड़ता हो। सभा के लिए अपने सामान्य कार्य को रोककर उस विषय पर तत्काल विचार करना आवश्यक हो। मतलब साफ है कि स्थगन प्रस्ताव लाने का संबंध एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके स्वीकृत होने पर संसद का सामान्य काम रोक दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की लद्दाख के मुद्दे पर संसद का काम रोकने की मांग कहां तक उचित है। ऐसे में लद्दाख के सांसद जयमांग सेरिंग नामांग्याल का वो पुराना बयान एक बार फिर याद आता है जो उन्होंने संसद में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश करने वाले बिल पर चर्चा के दौरान कहा था। मुझे खुशी हुआ, बहुत लोगों ने लद्दाख, लेह, करगिल के जिक्र किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग? आज तक बीते 71 साल 7 डेकेड्स लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा वहां पे और वक्तव्य दिया इसी सदन में। वो जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? क्या लद्दाख के विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख के भाषा को जानते हैं? क्या लद्दाख के रहन सहन, खान पान, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो दुर्गम क्षेत्र है, क्या वो जानते हैं या खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? लद्दाख के सांसद महोदय की चिंता एक बार फिर राहुल के बयान के बाद सच साबित होती है। बिना लद्दाख को समझे, बिना लद्दाख की जरूरतों को समझे, वहां की वास्तविक परिस्थितियों को समझे बिना वहां से जुड़े मुद्दों के लिए संसद के स्थगन प्रस्ताव की मांग बिल्कुल उचित नहीं कही जा सकती। लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश बनने के लिए लंबा संघर्ष किया है।
जिसकी याद लद्दाख के सांसद ने संसद में विपक्ष के नेताओं को दिलाई थी। 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। 1948 में 4 तारीख को पहला ज्ञापन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तब के प्रेसिडेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, तब के प्रधानमंत्री जी को। कहा कि लद्दाख को या तो आप सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा कुछ बनाइए या नेफा टाइप बनाइए या ईस्ट पंजाब के साथ रखिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए। लद्दाख ने लंबे संघर्ष से जिस संवैधानिक हैसियत को हासिल किया है, उसके आकार लेने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, विशेषकर कोरोना काल में जब चुनौतियों ने ज्यादा जटिल रूप ले लिया हो। ऐसे में वहां की परिस्थितियों को बेहतर करने का प्रयास हर सियासी पार्टी को करना चाहिए और ये दिखना भी चाहिए, बजाय सिर्फ संसद में तत्काल बहस की मांग की खानापूर्ति करने के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास की बयार बह रही है। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में मोदी योगी की जोड़ी धमाल मचा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संसदीय क्षेत्र काशी का दौरा किया तो काशी के लोगों में नया उत्साह आ गया। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर का दौरा किया तो शाहजहांपुर के बीजेपी समर्थकों में नया जोश आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर का दौरा किया तो गोरखपुर के लोगों में नया उत्साह आ गया। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अब से चंद घंटों के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के लोगों से बात करेंगे। पीएम मोदी कुंभ नगरी के लोगों को देंगे एक बड़ी सौगात। पीएम मोदी संगम नगरी में उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को देंगे सबसे बड़ा गिफ्ट। आखिर क्या है ये गिफ्ट, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में अभी चुनावी रणभेरी नहीं बजी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही फुल एक्शन में हैं। लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। पिछले 9 दिनों में तीसरी बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। पीएम मोदी का पूर्वांचल पर ज्यादा जोर है। मंगलवार को एक बार फिर से पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे और कुंभ नगरी की महिलाओं को तोहफा देंगे। पीएम मोदी 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस मदद से 16 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। 202 पुष्टहार उत्पादन इकाइयों की आधारशिला रखेंगे। 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि देंगे। ये राशि सीएम कन्या सुमंगल योजना के तहत दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज में स्वागत है। मैं इसीलिए एक दिन पहले आ गया हूं और एक दिन पहले आने के पीछे एकमात्र यही उद्देश्य था कि चल करके वहाँ की व्यवस्थाएं देखी जाएं और इतनी बड़ी एक तरह से मातृशक्ति का ये कुंभ क्षेत्र में कुंभ लगने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर आगमन हो रहा है। हम सब मातृशक्ति के स्वागत के लिए भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के भी स्वागत के लिए और मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगले साल के शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी हर वर्ग को साधने में लगे हैं। प्रयागराज में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आधी आबादी पर फोकस है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी कई महिलाओं से मिलेंगे और उनसे सीधे संवाद करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों में पूर्वांचल का कई बार दौरा कर चुके हैं। 20 अक्टूबर को कुशीनगर और 7 दिसंबर को गोरखपुर में पहुंचकर पीएम मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया, तो 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। और अब पीएम मोदी एक बार फिर से पूर्वांचल जा रहे हैं। पूर्वांचल में जब जब पीएम मोदी जाते हैं, हर बार डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से सूबे का विकास होगा। हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसका लाभ यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। चुनावी साल में तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन पूर्वांचल में योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। माना जा रहा है कि चुनावी साल में ये सौगातें बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकती हैं और इससे चुनावी फसल काटने में आसानी होगी। महज 7 दिन पहले पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में थे, जहां उन्होंने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। हाल फिलहाल में कब पीएम मोदी पूर्वांचल दौरे पर गए और 28 जिलों को साधने की कोशिश की। 20 अक्टूबर को कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, 24 अक्टूबर को पूर्वांचल के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, 7 दिसंबर को गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट और एम्स का उद्घाटन, 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन, 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन। पूर्वांचल में विकास की गंगा बह रही है। लंबे समय से विकास की बयार से बेजार पूर्वांचल अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल पूर्वांचल वो इलाका है जहां पर बीजेपी को लगता है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से हुए डैमेज की भरपाई की जा सकती है। देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी की सरकार है। 2017 में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा सीटें मिली थी और 2022 में भी बीजेपी 2017 दोहराना चाहती है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जरा भी चूकना नहीं चाहती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यूपी का दौरा कर सौगात दे रहे हैं। महज 2 दिन पहले पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखकर पूर्वी और पश्चिमी यूपी के लोगों को सौगात दी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है, गंग सकल मुद मंगल मूला,
सब सुख करनी हरनी सब सूला, यानी मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेस वे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी अहम है। यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार यूपी जा रहे हैं। मंगलवार को प्रयागराज के बाद प्रधानमंत्री 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे और उसके 5 दिन बाद पीएम मोदी कानपुर में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में त्रिदेव वाला नारा गूंज रहा है। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के चुनावी मंचों से अयोध्या में राम मंदिर की गूंज सुनाई देगी। उत्तर प्रदेश के चुनावी मंचों से काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर की गूंज सुनाई दे रही है और चुनावी मंचों से मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। मैं सरफराज सैफी आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में त्रिदेव की चर्चा हर जुबान पर है। मैं आज आपको बीजेपी के त्रिदेव मंत्र के बारे में बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बीजेपी के लिए मथुरा कितना ज्यादा अहम है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हिंदू और हिंदुत्व को लेकर किस तरीके से संग्राम छिड़ा हुआ है। असली और नकली हिंदू वाली जंग के पीछे का पूरा सच क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी को त्रिदेव पर भरोसा। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा पर जोर। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी वैतरणी पार करने के लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ मैदान में ताल ठोकने लगी हैं। बीजेपी भी पीछे नहीं है। तमाम दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। इन सब के साथ बीजेपी अब त्रिदेव के सहारे विपक्षियों को चुनाव में पटखनी देने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता मथुरा के कृष्ण मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाने लगे हैं। न राम को भूल सकते हैं, न बाबा विश्वनाथ भूल सकते हैं, न मथुरा के भगवान कृष्ण को भूल सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है। अब ये तो दूसरे विरोधी लोग मुद्दा बनाए तो बनाएंगे। हम तो पहले ही नारा लगाते कि राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ नहीं, क्रम से सही। साक्षी महाराज साफ साफ कह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है। काशी का मामला भी पूरा हो गया और अब मथुरा बचा है जिसे लिया जाएगा। यानी बीजेपी मथुरा के मुद्दे को लगातार धार देने में लगी हुई है। हाल ही में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी न्यूज इंडिया से खास बातचीत में खुलकर कहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। ये तो कृष्ण जन्मस्थल है। भगवान कृष्ण जो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है भगवान कृष्ण, और उनका एक मंदिर बनाना बहुत ही सुंदर काम होगा। इट इज़ लेकिन बहुत ही प्यार और सद्भावना स्नेह के साथ वो मंदिर बनना चाहिए। दरअसल ऐसा कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा को लेकर ट्वीट किया था,
जिसके बाद सियासत गर्मा गई थी और अब उसी लाइन पर बीजेपी के दूसरे नेता भी दौड़ पड़े हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि तिरदेव वाली तैयारी से तीनों दिशाओं में असर पड़ेगा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से वोटरों को साधने में आसानी होगी। अवध से लेकर सेंट्रल यूपी तक के 15 जिलों पर इसका सीधा असर। श्री कृष्ण के मुद्दे को लेकर पश्चिमी यूपी के 10 जिले सीधे प्रभावित। काशी कॉरिडोर से पूर्वांचल तक के लोगों को साधने में आसानी होगी। बीजेपी जानती है कि चुनाव जीतना है तो एक साथ हर मोर्चे पर काम करना होगा। यही वजह है कि बीजेपी मथुरा के मुद्दे को उछालने के साथ साथ राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व के मामले को भी जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसके लिए पूरी तरह से मुफिद है। गाजीपुर में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को नकली हिंदू करार दे दिया। हिंदू वो नहीं जो मात्र चुनाव आते ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते, हिंदू वो है जो गरीब के घर में उज्ज्वला का आशीर्वाद दे, वो है जो सड़क का निर्माण करवाए तो उस पर हर धर्म, हर पंथ, हर जाति के लोग एक संग मिलकर चले। दरअसल राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे को भी हार देने में लगे हैं। अपने आप को हिंदू और बीजेपी को हिंदुत्ववादी पार्टी बताने में लगे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग और अन्य होता है। हिंदुत्ववादी मानते हैं कि सब भारतीयों का डीएनए समान होता है। राहुल गांधी के इस ट्वीट का इशारा संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की तरफ माना जा रहा है जिसमें संघ प्रमुख ने हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स का डीएनए हजारों साल से एक होने की बात कही थी। कुछ दिनों पहले जयपुर में राहुल गांधी ने महंगाई के खिलाफ रैली में हिंदू और हिंदुत्व की बात पहली बार कही थी और इस दौरान राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया था। महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। कांग्रेस और राहुल गांधी के सबसे बड़े हथियार को बीजेपी कुंद करने में लग गई है। राहुल गांधी के खिलाफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया। गोरखपुर में काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का गुणगान करते हुए कहा कि काशी की खूबसूरती देखकर महात्मा गांधी काफी खुश होते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी खुश हो रहे होंगे कि जो बात मैं उस समय बोलता था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस परिकल्पना को साकार कर दिया काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासतन मुद्दे उछालने में जुट गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस मुद्दे पर जनता ज्यादा भरोसा करती है और कौन से मुद्दे को दरकिनार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हां, दुनिया में तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। दुनिया के बाजारों में दिखने लगा है कोरोना के नए वेरिएंट का असर। कच्चे तेल के बड़े बाजार पर दिखने लगा है ओमिक्रॉन का असर। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश में भी तेजी से ओमिक्रॉन के बढ़ते लगे हैं मामले। लोगों की अपनी जिंदगी का डर सताने लगा है। लोगों को अपनी रोजी रोटी के संकट का डर सताने लगा है। टूरिस्ट स्पॉट पर भी लोगों को फिर से मंदी का डर सताने लगा है। कारोबारियों को नए जोखिम का डर सताने लगा है। मैं सरफराज सैफी आपको ये रिपोर्ट डराने के लिए नहीं, बल्कि जनता को जागरूक करने के लिए दिखा रहा हूं। मैं जानता हूं कि डर के आगे जीत है,
हर डर से लड़ा जा सकता है। बस कुछ एहतियात बरतिए, कुछ सावधानी बरतिए, अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार वालों का ख्याल कीजिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके चपेट में लोग तो आ ही रहे हैं, इसका बड़ा असर बाजार पर भी दिखने लगा है। जिस तरह से इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों और विशेषकर क्रूड ऑयल की कीमतों पर दिखने लगा है, बड़ा संकेत है कि ओमिक्रॉन को लेकर सरकारें सतर्क हो जाएं, पब्लिक भी अलर्ट हो जाए। सोमवार को दुनिया के बड़े तेल बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 5% से अधिक की गिरावट देखी गई। इसके पीछे की मुख्य वजह ओमिक्रॉन को माना जा रहा है। यूरोप में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण दुनिया में तेल की मांग में गिरावट आने की आशंका एक बार फिर बढ़ गई है। क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट आई है। अमेरिका का ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड 5.1% की गिरावट, कीमत 69.79 प्रति डॉलर पर आ गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल 5.7% की गिरावट, कीमत 66.84 डॉलर पर आ गई। ओमिक्रॉन के तेजी से हो रहे फैलाव के कारण तेल बाजार और पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। एक बार फिर दुनिया में आर्थिक मंदी को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। दुनिया के कई देश लॉकडाउन के उपायों की ओर वापस लौटने लगे हैं। कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति बनने लगी है। नीदरलैंड ने रविवार से 14 जनवरी तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा भी कर दी है। फ्रांस ने ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों पर रोक लगाने की घोषणा की, तो बाद में जर्मनी ने भी ऐसा ही करने की घोषणा कर दी। दुनिया के तेल बाजार के जानकार लॉकडाउन और दूसरे देशों पर लगने वाले यात्रा प्रतिबंधों को तेल की कीमतों में आई गिरावट की बड़ी वजह के रूप में देखते हैं। इसी वजह से कच्चे तेल की मांग को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। यूरोप में ज्यादातर देशों ने यात्रा प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में और कठोर उपायों की घोषणा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जोखिम लेने से बच रहे हैं व्यापारी। व्यापारियों के पास तेल का स्टॉक बेचने के अलावा बहुत कुछ विकल्प बचे हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले असर के डर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में हो रही गिरावट का असर सोमवार को देश के शेयर बाजारों पर भी साफ दिखा। ओमिक्रॉन से डरा बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स में सोमवार को 2% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बीएसई का सेंसेक्स 1189.73 अंक यानी कि 2.09% की गिरावट के साथ 55,822.01 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 371 अंक यानी कि 2.18% की गिरावट के साथ 16,614.2 पर बंद हुआ। इससे पहले दिन में सुबह दोनों सूचकांक लगभग 1.5% की गिरावट के साथ ही खुले थे और उनमें अधिकतम 3% तक की गिरावट देखी गई थी। हालांकि ओमिक्रॉन के लक्षण कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तरह खतरनाक नहीं दिख रहे, लेकिन इसके संक्रमण की रफ्तार बहुत ज्यादा है और यही डर की सबसे बड़ी वजह बन रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड में है। भारत सरकार की तैयारियों के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को राज्यसभा में जानकारी दी। जैसे भविष्य में हमने फर्स्ट और सेकंड वेव के दरमियान जो सीखा है, उसके आधार पर भविष्य में देश में वेरिएंट फिर फैले तो दिक्कत ना आए, इसलिए पर्याप्त मात्रा में सभी स्टेट के पास मेडिसिन होने के लिए हमने कोविड पैकेज 2 में ECRP पैकेज 2 में प्रावधान किया था और सभी स्टेट के साथ फॉलोअप लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर महत्वपूर्ण मेडिसिन है। ये मेडिसिन की बफर स्टॉक की हमने ऑलरेडी व्यवस्था कर ली है। ये बफर स्टॉक भविष्य में जो केस बढ़ेंगे तो बफर स्टॉक का उपयोग किया जाए और आने वाले दिनों में इस क्राइसिस में हमें दिक्कत ना हो, ये भी हमने व्यवस्था करके रखी है।
ऑक्सीजन की कैपेसिटी, ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी आज बढ़ चुकी है। आज 48,000 वेंटिलेटर हमने सभी स्टेट को पहुंचा दिया है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। देश में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कुल मामले 171 तक पहुंच गए। महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 28, तेलंगाना में 20। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार भी ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी में जुटी है। ओमिक्रॉन के खतरे की बेहतर समझ और आगे आने वाली चुनौतियों पर मंथन के लिए बड़ी बैठकों का आयोजन किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में बताया और केंद्र सरकार से बूस्टर डोज देने की बात कही। मैं दिल्ली के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो जैसा मैंने कहा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बहुत माइल्ड है, लेकिन अगर आपको अस्पतालों की ज़रूरत भी पड़ेगी, दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो दिल्ली सरकार ने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं, अच्छे से इंतज़ाम किए हुए हैं। हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, बेड्स भी मिलेंगे, ऑक्सीजन की भी पूरी हमने व्यवस्था कर ली है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। इसमें हमें ये लगता है, एक्सपर्ट से भी आज हमने डिटेल में चर्चा की, कि शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे। होम आइसोलेशन के प्रोग्राम को, क्योंकि मोस्टली केसेस जो हैं वो घर के अंदर ही ट्रीट होंगे, तो 23 तारीख को मैं दोबारा एक होम आइसोलेशन के पूरे मैनेजमेंट के ऊपर उसको पूरा रिव्यू करने के लिए मैं एक मीटिंग रखूँगा, ताकि होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम जो है वो सुदृढ़ रहे। दिल्ली में हमने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है, 70% लोगों को सेकेंड डोज दे दी है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए, इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दिल्ली में अब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर बूस्टर डोज केंद्र सरकार अलाउ करेगी तो सबसे पहले हम अपने हेल्थ वर्कर्स को दे देंगे और फिर बाकी जनता को बूस्टर डोज दे सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। बाजार सहमा हुआ है, सरकार सतर्क है, जरूरी है आम लोग भी सतर्क हो जाएं। कोरोना गाइडलाइंस का फिर से सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हां, राष्ट्र की आवाज के जरिए 130 करोड़ भाई बहनों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, कोविड नियमों का पालन कीजिए, 2 गज दूरी जान के लिए बेहद जरूरी है, मास्क लगाइए, अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।